चलो देखो, अब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जैसे तुम्हें बताए थे कि अब हमारा सेकंड पार्ट में हम लोग आ गए फोर्स एंड, ठीक है, फील्ड। ठीक है, यही हम हाँ लोग सर। पढ़े थे। तो फोर्स और फील्ड अब तुमको थोड़ा बता दें तो होता क्या है कि जैसा हमने बताया, दो चार्ज को अगर हम कुछ डिस्टेंस r डिस्टेंस पे रखते हैं, ये मान लो Q1 है और ये Q2 है, तो इन दोनों पे एक फोर्स लगता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, और कूलम्ब्स ने हाँ सर। बताया कि ये दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, ये कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फोर्स होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन दिस। ठीक, और ये हाँ प्रोपोर्शनल सर। साइन जब हटाते हैं तो ये हो जाता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स का हाँ मैग्नीट्यूड सर। होता है इन न्यूटन। ठीक है, अब इसमें जो हाँ सर। है ये एक्चुअली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ गया, ये इसका यूनिट है। और के को हम लोग कई बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, जैसे हर मटेरियल का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। जैसे तुमने देखा, कोई मेटल भारी होता है, कोई मेटल हल्का होता है, सबका अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। कोई मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होता। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अलग अलग मटेरियल का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होता है। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट हाँ सर। बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है, इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ, ये एप्सिलॉन हाँ सर। का वैल्यू तुमको याद रखना है। ठीक है, ये जो हाँ सर। k का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है, और k इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन नॉट जो है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, ये वैक्यूम का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अलग अलग मीडियम का एप्सिलॉन अलग अलग होता है। ठीक है, समझ गए। हाँ सर। अब देखो, हाँ सर। जैसे मान लो कि अगर ये दो चार्ज है, पहले हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेके ही देखते हैं। ये Q1 है, ये Q2 है। कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। तो अब इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा F, इस पे फोर्स लगेगा F। फोर्स इन एयर को F0 मान लेते, तो F0 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। ठीक है, हाँ सर। इसी चार्ज को अगर मान लो ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, और अगर इसको हम पानी में डुबा दें, मान लो ये वाटर में डिप कर दिए, ये पानी में डुबा दें, तो अब पानी का एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन ऑफ वाटर। अब इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे F फोर्स इन वाटर जो लगेगा, वो FW हो जाएगा। और FW क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ वाटर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ में आ, मतलब पानी में अगर यही चार्ज r डिस्टेंस दूर रहेगा तो फोर्स अलग लगेगा, और अगर एयर में अगर r डिस्टेंस दूर है तो ये फोर्स F लगेगा। जब एयर में है तो एप्सिलॉन नॉट एयर का लेंगे, जब मीडियम में है तो एप्सिलॉन ऑफ वाटर लेंगे। समझ में आया, समझ में आया पाके, हाँ ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन वाटर। अब देखो, एक टर्म हम लोग इसमें यूज करते हैं कि एप्सिलॉन ऑफ वाटर। ठीक है, अब यही चार्ज, अगर ये Q1 कूलम चार्ज और ये Q2 कूलम चार्ज अगर एक मीडियम में होता, तो इनके बीच फोर्स क्या लगता, फोर्स इन मीडियम, ये फोर्स इन मीडियम लगता।
1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सही, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है इतना फोर्स लगता। अगर ये किसी दूसरे मीडियम में होता तो पानी के अलावा मान लो पत्थर होता या शीशा के अंदर होता, समझ में आया? अगर किसी और होता तो यहाँ पे फिर फोर्स कुछ ऐसा लगता है, यहाँ पे एप्सिलॉन ऑफ मीडियम होता। ठीक, तो अलग अलग मीडियम का एप्सिलॉन क्या होता है, पानी का अलग होता है, अलग अलग मीडियम का एप्सिलॉन अलग अलग होता है। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, हर मीडियम का अपना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एप्सिलॉन R। ठीक है, epsilon R is also represented by K. Epsilon R is called relative permittivity। सही, epsilon R is called relative permittivity, or sometimes this is also called dielectric constant। समझ में आया? ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब एक ही चीज होता है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, बट दिस के ठीक है इज नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ समझ में आया? ये के जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये 9 × 10⁹ नहीं है, क्योंकि एक हमने के यहाँ भी लिखा था, देखो। ठीक है, ये वाला के और वो वाला के दोनों अलग अलग है, दो अलग अलग सिंबल है। समझ में आया क्या? ठीक है, ये वाला के अलग है और वो वाला के अलग है। वेरी गुड, देख लीजिए, सही। ठीक है, दोनों अलग अलग है, दोनों एकदम अलग अलग रहेगा। सही, इस के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, परमिटिविटी का यूनिट होता है, जैसे एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इसका यूनिट होगा। ठीक है, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम का यूनिट होगा, क्या होगा एप्सिलॉन ऑफ मीडियम? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन का यूनिट होता है। बट रिलेटिव परमिटिविटी इज एक्चुअली यूनिटलेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एक्चुअली यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता। सही, सो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, यहां से बोल सकते हैं एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, और कई बार इसको बोल सकते हैं K इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ? ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये तुम्हें याद रखना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, दिस इज एप्सिलॉन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 80। समझ में आया? ये तुम्हें याद रखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर या एप्सिलॉन ऑफ वाटर बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 80 होता। समझ गए? अलग अलग चीजों का ये थोड़ा डाटा तुमको याद रखना है, ये काम आएगा, दिया नहीं रहता है एग्जाम में। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये बहुत भारी चीज नहीं है, ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ ठीक है। नाउ इसके बाद आता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एयर बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू 1। ये दूसरा टर्म है जो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से K of metal is equal to relative permittivity of metal, मतलब कॉपर आयरन जो भी है। ठीक है, is epsilon of metal by epsilon naught, this is equal to infinity। समझ में? ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये तीन याद रखना है। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, पानी का करीब करीब 80 होता है और मेटल का इनफाइनाइट होता है। समझ में आया? ठीक है, तो बाकी जैसे वुडन ब्लॉक है, सिरामिक है, पत्थर है, ग्लास है, सबका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। ठीक है, समझ?
अब इसका हाँ मतलब ये होता है, ये समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो तुम समझ ही गए हो, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ गया, ये क्लियर है ना हाँ यहाँ तक की? हाँ सर। लिखना है क्या रे? ऐसे हम तुमको सेकंड लेक्चर भेजे तो उसमें यही सब था। हाँ तो ये दिखा था, समझ में आ जा रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो क्या होता है कि ये तो हो गया डाइलेक्ट्रिक का कहानी का मतलब ये हुआ। अब इसी पे फिर से आते हैं। जैसे ये दोनों चार्ज था, अब इसी चार्ज को देखो, ये चार्ज था, ये चार्ज था, तो फोर्स इन एयर, इन दोनों के बीच फोर्स इन एयर, तो फोर्स इन एयर का मैग्नीट्यूड है इतना। और अगर इन्हीं दोनों चार्ज के बीच मान लो ये Q1 है, ये Q2 है और ये डिस्टेंस R है, और यहाँ पे वाटर भर दे, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? फोर्स इन वाटर इज 1/4 पाई के ऑफ वाटर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², ऐसा हो जाएगा। वाटर इज इक्वल टू 1/k इन के ऑफ वाटर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। देखो ठीक है? हाँ सर। ठीक है, अब माइक ठीक करना बाद में। सो फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/80, और ये क्या है? दिस इज फोर्स इन एयर। ठीक है, सो ये हो जाएगा फोर्स इन एयर। मतलब ये हुआ कि अगर दो चार्ज हवा में है, ठीक है, और पानी में जब फोर्स लगेगा, ठीक है, जब एयर में r डिस्टेंस दूर है तो फोर्स लगता है मान लो F, तो पानी में फोर्स क्या लगेगा? F/80। जब हम उसी दोनों चार्ज को उसी कंडीशन में पानी में अगर डालेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? F/80। समझ में आया क्या? फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, किसी और मीडियम में डालेंगे तो फोर्स और बदल जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है तुमको? हाँ ठीक है। नाउ, हाँ समझ गए, दिख गया, ठीक है। नाउ अब क्या होता है कि क्योंकि हम लोग फोर्स पढ़े, तो इस फोर्स का कुछ खास प्रॉपर्टी होता है जो तुम्हें देखना, ठीक है। अब ये जो फोर्स हमने लिखा, इसका प्रॉपर्टी तुमको साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। मतलब फोर्स बोले मतलब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², ठीक है। इसका प्रॉपर्टी बता, ठीक है। ये जो फोर्स है कूलम फोर्स, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी, क्योंकि जब भी फिजिक्स में कोई नया चीज होता है तो उसका प्रॉपर्टी जानना जरूरी होता है कि आखिर इस फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी। और ये कई बार स्कूल में पूछ लेते हैं, राइट द 5 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है दिस फोर्स इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, मतलब ये जो फोर्स है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, बड़े बड़े चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। जैसे हमने पढ़ा कि अगर ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2 है तो इस पे फोर्स F लगेगा और इस पे फोर्स F लगेगा, अगर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर एक पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। बट ये जो एक्सप्रेशन है इट इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट, ठीक है। अब जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ये मान लो एक लोहा है, दिस इज अ मेटल बॉल, ठीक है, इसके सामने हमने प्लस क्यू रख दिया, चार्ज ऑन मेटल बॉल इज 0, इस पे कोई चार्ज नहीं, ठीक है। अब तुमसे पूछे कि इस मेटल बॉल में कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? आइदर यस और नो, इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो पाखी। कूलम्स लॉ के हिसाब से तो Q1 Q और Q2 0 है तो फोर्स नहीं लगना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? बोलो, फोर्स लगेगा? हाँ ठीक है। देखो तो फोर्स कैसे लगेगा ये बताएं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही देखो ये जो कूलम्स लॉ है इसके लिए वैलिड है ही नहीं एक्चुअली। कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लस क्यू रखेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा? माइनस क्यू को खींच लेगा, ठीक है, और प्लस क्यू को दूर भगा देगा, ठीक है।
अब क्योंकि ये माइनस क्यू इसके नजदीक है, ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू का ये दूरी जो है R1 है और प्लस क्यू का दूरी कितना है, R2 है, तो ये खींचेगा ज्यादा और ये रिपल्सन फोर्स लगेगा कम। यहां से हम बोलेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस देन F2। ये नजदीक है R1 तो ज्यादा तेज खींचेगा और ये फोर्स छोटा होगा, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, इस चार्ज पे नेट रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा F1 माइनस F2 और वो 0 नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, मतलब अगर हम कूलम्स लॉ से बोल दें कि फोर्स 0 है क्योंकि एक चार्ज है और दूसरा चार्ज 0 है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो न्यूटन लॉ के हिसाब से, सॉरी कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स नहीं लगना चाहिए था, बट कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, इसके लिए ये वाला नियम वैलिड नहीं है। ये पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, दिस फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये बता ही चुके हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव होता है, पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, और अगर ये निगेटिव और ये भी निगेटिव है तो रिपल्सिव हो जाता है। समझ गए? तो ये हम इसी तरह से अगला प्रॉपर्टी, दिस फोर्स एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, मान लो ये Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, तो इस पे फोर्स अगर एक इधर लगेगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। जब भी ये फोर्स एग्जिस्ट करता है तो पेयर में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ यही बोलता है कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, एक को एक्शन और दूसरे को रिएक्शन। हम लोग बोलते हैं ना एक्शन रिएक्शन बोथ आर इक्वल, तो ये पेयर में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हाँ सर, पेयर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। सही? ये हाँ सर प्रॉपर्टी है। ठीक है, चौथा हाँ सर, ठीक है, दिस फोर्स इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। जैसे कि ये एक चार्ज Q1 है और ये एक चार्ज Q2 है और इन दोनों के बीच डिस्टेंस R1 है मान, ठीक है। तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच मान लो F1 इधर लग रहा है और F1 इधर लग रहा है, F1 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर। इस फोर्स का बात कर। अब अगर मान लो हम यहाँ पे तीसरा चार्ज और रख दे प्लस Q3, यहाँ से R2 डिस्टेंस दूर, तो ये F3 इस पे एक और फोर्स लगा देगा F2 और इस पे एक और फोर्स लगा देगा F2, बट F2 जो लगेगा वो अलग लगेगा, वो F2 F1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, F1 का वैल्यू ज्यों का त्यों रहेगा। समझ में आया कि इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स है वो इस चार्ज के होने या ना होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस फोर्स between the two charge is also independent of presence of any other charges। ठीक है, इस पे जो फोर्स है F1 वो F2 से उसको कोई लेना देना नहीं है, Q3 से कोई, अगर मान लो एक और चार्ज मान लो Q4 रख दी तो Q4 एक इधर फोर्स लगा देगा F3, बट F1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। समझ में आया? तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स होता है, ठीक है, वो किसी तीसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। समझ गए? ये चौथा प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। ठीक है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। समझ में आया? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है मतलब F इज K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये एक्चुअली कंजर्वेटिव होता है, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और इसके लिए हाँ सर, एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड भी होता है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हम लोग निकाले ना, पोटेंशियल एनर्जी, वो यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल वर्ड भी डिफाइंड होता है, बिकॉज पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी
सिर्फ देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा होता है, वो फोर्स जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड हो, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं, तो ग्रेविटेशनल हाँ सर। क्या हुआ, कंजर्वेटिव। ठीक है, हम लोग हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी पढ़े तो स्प्रिंग का फोर्स कैसा हुआ, कंजर्वेटिव। ठीक है, समझ गए, 11 सर। पढ़े होगे। और इसके अलावा हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो, नहीं पढ़े होगे, दो ही पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होगे। नहीं। हाँ। ठीक है, हाँ तो दोनों फोर्स वो कंजर्वेटिव है। तीसरा फोर्स ये है, अपने जिंदगी में तीन ही फोर्स कंजर्वेटिव आना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। ये तीन फोर्स अपने जिंदगी में जो कंजर्वेटिव है। ठीक है सर। हाँ इसके बाद होता है, ठीक है, अगला प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है, बस इतना ही, पांच ही प्रॉपर्टी। और एक और प्रॉपर्टी है कि दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। ये Q1 Q2 है, ये फोर्स इस पे इधर लग रहा है तो इस पे इधर ही लगेगा, ऐसा नहीं कि तिरछे लगेगा, ये पॉसिबल नहीं। हमेशा इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी के लॉन्ग या तो इधर इधर लगेगा, या अट्रैक्टिव हुआ तो इधर और इधर लगेगा। समझ में आ, इधर उधर हाँ सर में नहीं लग सकता। तो ये इस फोर्स का कुछ खास प्रॉपर्टी था। समझ में आ, 5-6 प्रॉपर्टी है ये जो हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब हाँ इसके बाद अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बाद होता है कूलम्स लॉ इन, ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर। तो अब और आगे पढ़ाएं या थक गए? अब चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन पढ़ना, अब इसका लेक्चर भेज देते हैं। ठीक है, देख लेना एक बार। ठीक है, चलो माइक सुधारो, अब परसों पढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलो बाय। हाँ सर।